ओके यस, आपके मैसेज मुझे इसमें दिखाई दे रहे हैं। ओके यस 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 यस, आ गए सब, ठीक है। ओके यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके तो शैल वी स्टार्ट। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। मेरे मोबाइल में आपके मैसेज नहीं दिखाई दे रहे, आई डोंट नो व्हाई। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आ गए आप लोग। तो आज का जो अपना टॉपिक है काफ़ी इजी है गाइस, आयोनिक इक्विलिब्रिया। दो पार्ट होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल और आयोनिक ऑलमोस्ट पहले साथ में पूछा जाता था, कुछ सालों से थोड़ा अलग अलग करके पूछ रहे हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक क्वेश्चन जेईई मेंस में, जेईई मेंस में आयोनिक का मैक्सिमम एक क्वेश्चन आता है। कितना आएगा? मैक्सिमम एक क्वेश्चन, एक या ज्यादा से ज्यादा एक और आ जाएगा, बट हमेशा एक क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं जैन 2020 का, तो हर एक सेशन में एक क्वेश्चन आया। बट अब ये जो हर एक सेशन में एक एक क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 25 तक है उसमें पूछे गए। अब सबसे बड़ा टास्क ये है जो 21 से लेके 25 में पूछे गए, कि इसमें अपने पास नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो हमको करेक्टली क्या करना है, सॉल्व करना है, और पर्टिकुलर आंसर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये पर्टिकुलर चीज इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में चलती है। अगर आप टॉपिक की बात करें तो आयोनिक इक्विलिब्रियम काफी सिंपल टॉपिक है, कुछ सेट ऑफ फॉर्मूला होते हैं और फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा याद रखो बच्चों, फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग इसको इजीली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर में आपने पढ़ा होगा एसिड बेस, इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बफर सॉल्यूशन, कॉमन आयन इफेक्ट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, मतलब हाइड्रोलिसिस वाला कंसेप्ट। ये सारी चीजें आपने चैप्टर में पढ़ी हुई है। आज हम लोग उसी कंसेप्ट को पहले रिवाइज करेंगे, देन वी गो फॉर न्यू, जैसे हम हर लेक्चर में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ छोटे छोटे नोट्स लिखवा के दे देता हूँ, तो आपको इस चैप्टर में काम आएंगे और आप लिखेंगे उसको मेरे साथ में। सबसे पहले हम लोग को एसिड और बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। एसिड एंड बेस के बारे में, ठीक है। हमारे पास अगर देखा जाएगा तो एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए कुछ लोग थे। सबसे पहला कौन था हमारे पास? अरेनियस। सबसे पहले कौन थे? अरेनियस। अरेनियस के हिसाब से एसिड, यहां पे मैं लिख देता हूं, कॉलम बना देता हूं, एसिड एंड बेस, ठीक है। अरेनियस के हिसाब से, अरेनियस के हिसाब से एसिड जो होता है वो क्या आता है? प्रोड्यूस H+, क्या प्रोड्यूस करता है? H+। बेस क्या होता है? प्रोड्यूस OH-, क्या प्रोड्यूस करेगा? OH- प्रोड्यूस करता है, ठीक। एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3। अगर मैं बात करूं इसमें बेस के लिए, तो हमारे पास क्या है? KOH, NaOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारी चीजें हम लोग के पास अरेनियस के हिसाब से प्रेजेंट है। अरेनियस ने क्या बोला? एसिड कौन होगा? जो H+ देगा वो एसिड, और जो OH- देगा वो क्या हो जाएगा? बेस। तो ये अरेनियस के कंसेप्ट के हिसाब से। इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास एक और कंसेप्ट था, लॉरी बॉन्स्टड या बॉन्स्टड लॉरी कंसेप्ट, बराबर। बॉन्स्टड लॉरी,
बहुत इजी कंसेप्ट है ये सब, चैप्टर काफ़ी इजी आप लोग को समझने के लिए भी। अब इसके हिसाब से देखो इसने क्या बोला, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन डोनर। एसिड इसके अंदर क्या होगा, जो प्रोटॉन डोनर होगा। तो एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं CH3 COOH HCl HNO3। अच्छा, अगर ये प्रोटॉन डोनर है तो ये बेसिकली क्या होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट, प्रोटॉन एक्सेप्टर। एग्जांपल अमोनिया Cl माइनस CO3-2, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, तो ये अरेनियस हुआ और ये बॉन्स्टन लॉरी हो गया। इसको फटाफट कॉपी करो, फिर आगे एक लेविस कंसेप्ट बचा हुआ, उसके बारे में भी बता देता हूँ। ठीक है, बोर्ड हमारा छोटा है थोड़ा सा, तो थोड़े से लिखने पे बोर्ड पूरा भर जाता है। आपके मैसेजेस क्यों नहीं मिल रहे, कॉपी कर लो इसको गाइस फटाफट। ठीक है, कॉपी कर लिया, रफ कर देते हैं इसको हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लेविस के हिसाब से। ठीक है, लेविस कंसेप्ट था आपके पास एक, उसके हिसाब से एसिड कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। एग्जाम्पल H+, SO3, AlCl3, ये सब क्या हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है। इलेक्ट्रॉन डोनर, और अगर बेस के लिए बात करेंगे तो इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर है। क्या है लोग, इलेक्ट्रॉन डोनर है। इलेक्ट्रॉन डोनर में कौन आ जाएगा हम लोगों के पास, O2-, अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, और वाटर के पास भी क्या होते हैं, लोन पेयर होता है। तो ये सब क्या आ गए हम लोगों के एसिड और बेस के। सबसे पहला अरेनियस, उसके बाद लॉरी बॉन्स्टन, और उसके बाद क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, लेविस कंसेप्ट। तो इन तीनों चीज़ों में इन लोगों ने अलग अलग अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से एसिड और बेस को क्या किया था, क्लासीफाई किया था। चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में हम अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमको इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम लोगों को पहले भी पता है कि इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या करे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है। कहाँ कंडक्ट करेगा, इन एक्वस सॉल्यूशन और मेल्ट कंडक्ट, हम लोग मोल्टेन स्टेट भी बोल सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, अब इसी इलेक्ट्रोलाइट में एक और जो पार्ट है उसका नाम है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात किया जाए तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो मैं सीधा लिख दूंगा, डू नॉट कंडक्ट
मतलब इसके जो भी सब्सटेंस है, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते होंगे उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ यूरिया का, तो यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि अब इसको मैं एक्वस सोल्यूशन में लेके जाऊंगा तो यूरिया जैसे ही मैं सोल्यूशन में डालूंगा वैसे का वैसे ही होगा, उसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। मतलब यूरिया जो है वो क्या है, हम लोगों का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसी के बेसिस पे मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे दो और पार्ट लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया था। अभी पहचानेंगे कैसे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और कौन सा वीक? ये हमको 11th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे से सिखाया गया था कि जब भी हमको स्ट्रॉन्ग और वीक पहचानना होगा, सिंपल सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम कैसे पहचानते हैं? हम लोग बोलते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे सब्सटेंस जो कंप्लीटली क्या हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। उसका एरो हमने क्या दिया हुआ था, ऐसे दिया हुआ था। एग्जांपल मेरे पास है NaCl, HCl, NaOH, H2SO4, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, एरो बता दिया मैंने कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन लोग क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। देन उसके बाद हम लोग के पास होता है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार डिसोसिएट होता हो, और उसके एरो को हमने कैसे दिखाया हुआ था इस चैप्टर में, ऐसे। फॉर एग्जांपल CH3COOH और NH4OH इसके क्या है, एग्जाम्पल है। अब दो इंपॉर्टेंट बातें और, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होती है, ऑलमोस्ट 1 होती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और इसीलिए इस पर्टिकुलर सोल्यूशन में क्या बैठता है, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। और जिसकी वजह से पूरा चैप्टर हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं, सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पूरा का पूरा चैप्टर। ठीक है, आपको याद आता होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं आप रिवाइज कराऊंगा आपको वैसे वैसे याद आएगा। इसके बाद टॉपिक पढ़ा था हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हमने किससे दिखाया हुआ था, अल्फा से दिखाया हुआ था। ठीक है, ये क्या बताता है, ये बताता है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना मोल्स डिसोसिएट हो गया, और अगर मैं टोटल से कर दूं तो मुझे सोल्यूशन का फ्रीडमनेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला है। और एक नोट आपको हमेशा याद रखना है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, मैं लिख देता हूं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, ये कंडीशन आपको कभी ना कभी तो काम में आ जाएगी जेई और नीट के एग्जाम में। तो ये था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। अब इसी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेके हमारे पास एक आदमी था ऑसवर्ल्ड करके, मतलब काफ़ी अच्छा खासा इक्वेशन उन्होंने हम लोगों को बना के दिया। अब ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, उस ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ से हम लोगों ने कुछ इक्वेशन क्या कर लिए थे, डिराइव कर लिए थे, जिसके बेसिस पे हम लोग ने क्या कर लिया, आगे उस चैप्टर को कवर कर लिया था। अभी ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ किसके लिए था, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। किसके लिए था, ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमेशा याद रखना है, पूरा का पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम किसके लिए, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब अगर मैं ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ की बात करूं, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे वीक एसिड के लिए, एक पढ़ेंगे
वीक बेस के लिए, ठीक है, दोनों एक ताकि आप लोगों को याद हो जाए। वीक एसिड के लिए मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ HA, वो क्या होगा, डिसोसिएट होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, H प्लस और A माइनस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। सेम यहाँ पे भी हम लोगों के पास क्या है, BOH, क्या होगा, B प्लस और OH माइनस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर मुझे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होगा तो आई कैन राइट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड विच इज इक्वल्स टू concentration of H plus and concentration of A minus upon concentration of reactant। सेम अगर मुझे बेस के लिए पता करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, Kb equals to concentration of B plus and concentration of OH minus upon concentration of BOH। ये था। अब अगर ऑसवर्ड डायरेक्शन लॉ इसके अंदर अप्लाई करना है तो मैं क्या बोलूंगा, इनिशियली ये सोल्यूशन के अंदर कितना कॉन्सेंट्रेशन था, C, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो H प्लस कितना होगा, 0, और A माइनस कितना होगा, 0 होगा, बराबर। रिएक्शन पे इसमें से क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें माइनस हो रही जिसको हमने दिखाया था 1 माइनस अल्फा से, तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा प्रोड्यूस, और यहाँ पे भी क्या होगा, अल्फा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये C है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है हम लोगों का यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन। अब यही पर्टिकुलर चीज क्या करना है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में रख देना है। जैसे आप इक्वेशन में रखोगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा के ए इक्वल्स टू सी स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद हम लोगों को पूरा पूरा मिलता है। अब यहाँ से मेरे को और भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। सेम कंडीशन फॉर बेस, तो यहाँ पे अगर मुझे बेस के लिए लिखना होगा तो मेरा के बी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होएगा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वेर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वेर अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब इसी को देखते हुए हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूला बना लिए। ठीक है, हम लोगों को ये भी पता है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस अल्फा जो है वो क्या होता है, बहुत छोटा आ जाता है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा क्या होगा, बहुत छोटा होगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ से मुझे सिर्फ अल्फा के लिए जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, अल्फा इक्वल्स टू, मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ के अपॉन सी, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बेस के लिए लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, रूट ऑफ के बी अपॉन सी, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस इक्वेशन से क्या होती है, मिलती है, जो हम लोग डिराइव करते हैं। आ भी फॉर्मूला है अल्फा का, अल्फा का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू रूट ऑफ के ए इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्यों, इफ यू रिमेंबर 1 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ये हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। यहाँ अगर मुझे बेस के लिए लिखना होगा तो मैं यहाँ पे के ए के बदले क्या लिख दूंगा, के बी, और इंटू क्या कर दूंगा, वॉल्यूम दूंगा। ये सारी चीजें हम लोगों को निकल के यहाँ से सामने दिखा देती है। यहाँ पे भी देखोगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम। यहाँ पे भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखोगे तो स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से सीखने के लिए मिल जाती है। लोगों को आगे चल के फॉर्मूला के टर्म्स में क्या करना है, यूज करना होता है। समझ पा रहे हैं, तो इसको भी कॉपी दो। कॉपी कर लिया इसको। रागिनी ने लिखा कि सर 1/v इक्वल्स टू सी होता है, जो कि रॉन्ग है। सी इक्वल्स टू 1/v होता है। तो हम लोगों ने शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, विच इज सी इक्वल्स टू 1/v, मैंने सी लिख दिया था। ठीक है रागिनी, करेक्ट हो गया वो। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल्स टू 1/वॉल्यूम, मैंने उल्टा लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे 1/कॉन्सेंट्रेशन था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो हम ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ तक तो अब इस ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ के बाद हमारे पास पर्टिकुलर और भी सारी चीजें थी जो इस सोल्यूशन के अंदर काम कर रही थी आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, अब आयोनिक इक्विलिब्रियम के लिए और भी बहुत सारी चीजें। अब इसके बाद चैप्टर में जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में हम लोगों को मिल गया था हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। ठीक है, बेसिकली हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्ट डिसोसिएट होगा और अगर वो आयंस ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सोल्यूशन के अंदर एसिडिटी, न्यूट्रलिटी और बेसिसिटी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या करना है, हम लोगों को कुछ फॉर्मूला बनाना है, जो फॉर्मूला हम लोगों को क्या आएगा, काम। ठीक है, हाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद क्या करेंगे, पीएच का कंसेप्ट पढ़ लेंगे। या काम करता हूँ, पीएच पढ़ा देता हूँ, फिर हम लोग हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। तो पहले पीएच पढ़ लेते हैं। तो पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, ये पढ़ लेंगे तो हमको हाइड्रोलिसिस पढ़ने में इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग पीएच की। जो हमारी फॉर्मूला है वो क्या है, पीएच इक्वल्स माइनस लॉग एच प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं पीओएच का फॉर्मूला देखूं तो पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ओएच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और मेरे पास एक और फॉर्मूला जो हम लोगों ने रिलेशन से बनाया था, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। एक ये फॉर्मूला था हम लोगों के पास, बराबर, अगर आप लोगों को याद आता होगा तो। अब ये पर्टिकुलर चीज यूज करके मैं हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट भी क्या कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ। हाइड्रोलिसिस के कंसेप्ट में हम लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का कंसेप्ट सबसे सिंपल, मैंने क्या बोला कि आयंस ऑफ वाटर एंड आयंस ऑफ सॉल्ट क्या होंगे, रिएक्ट होंगे, और रिएक्ट होने के बाद सॉल्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई देगा, मतलब उसके पीएच में क्या आएगा, चेंजेस। तो कभी वो एसिड हो सकता है, कभी वो बेस हो सकता है, और कभी वो न्यूट्रल हो सकता है। तो ये हमको पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होगा, दिखाई देगा। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहला सॉल्ट ऑफ strong acid and स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जैसे आप बात करोगे तो आपके दिमाग में सीधा सीधा आंसर ये आ जाए कि यहाँ पे जो भी चीजें बनेगी वो न्यूट्रल हो जाएगी। आपके पास कोई एग्जांपल जो आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो फटाफट। आपको कोई चीज याद आ गया होगा इसके अंदर का, कैसे न्यूट्रल होगा, कोई बता सकता है? बोलो जल्दी, कोई एग्जांपल। देखो, अगर मैं NaCl लेता हूँ, वो क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस बना सकता है, बराबर। और अगर हम वाटर के लिए बात करें तो वाटर जब डिसोसिएट इट विल प्रोड्यूस H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, NaCl क्या इलेक्ट्रोलाइट है। अब इनके मॉलिक्यूल से जब ये सब आयंस रिएक्ट करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देंगे, NaOH और HCl। अब एक ही सोल्यूशन में एसिड और बेस दोनों है, तो ये दोनों रिएक्ट होकर क्या बना देंगे, सोल्यूशन को न्यूट्रल बना देंगे। हमेशा याद रखने का, इसलिए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉल्ट ऑफ ठीक है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड
स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, सॉल्ट, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसके लिए हम लोगों के पास हाइड्रोलिसिस ऑफ कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। हम जब नॉर्मल लेक्चर पढ़ रहे थे तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला नहीं था, हमारे पास सिर्फ थ्योरी थी। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट के बारे में अगर बात किया जाएगा, ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे बात करूंगा हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट का जो हमारे पास फॉर्मूला था उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं के एच, एच स्टैंड फॉर हाइड्रोलिसिस, विच इज इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए, ठीक है, वेयर के डब्ल्यू इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, के डब्ल्यू इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, हम लोग को हमेशा याद रखना है। के डब्ल्यू इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है। हम लोगों को ऐसे सोल्यूशन के लिए भी क्या करना पड़ता है, पीएच पता करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मुझे सबसे पहले पता चल जाए कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इक्वल्स टू एच, एच इक्वल्स टू रूट ऑफ के एच अपॉन कॉन्सेंट्रेशन, के एच अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। और एक फॉर्मूला होता है एच इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू सी, के ए इंटू सी, सी इज concentration where K is degree of dissociation of weak acid, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगर पीएच का फॉर्मूला देखेंगे तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ ताकि हम लोग इसके पीएच का फॉर्मूला लिख पाए, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए जो पीएच का फॉर्मूला बन के आता है दोस्तों, पीएच इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, पीएच इक्वल्स टू हाफ पी के डब्ल्यू प्लस पी के ए प्लस सी, ठीक है। ये हम लोगों के पास पीएच का फॉर्मूला फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। ऐसे जितने भी सोल्यूशन है हम लोगों के पास अवेलेबल, उनके लिए दो तो हमने देख लिया, दो और बाकी है, फटाफट इसको लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली हमारे पास पीएच का है वो क्या है दोस्तों, हाफ पी के डब्ल्यू माइनस पी के बी माइनस लॉग सी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है पीएच के लिए। अभी सेम जैसे हम लोग ने हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लास्ट के लिए लिखा था, वैसे इसके लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग किसे दिखाते हैं, के एच से दिखाते हैं। क्या आएगा, के डब्ल्यू अपॉन के बी, के डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगा, के बी। इसके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा,
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बदले में बोलूंगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस सेम, H इक्वल्स टू KH अपॉन C, और एक फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू रूट ऑफ KW अपॉन KB इंटू C, फिर KB इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, फिर KB इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, ठीक है, हमेशा याद रखना। और आपको पीएच का फॉर्मूला तो मैंने लिख के दे दिया था। तो ये किसके लिए आ गया हम लोगों का, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस के हम लोगों ने क्या कर लिया, फॉर्मूला पता कर लिया। सेम ऐसे ही बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए पता कर लेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए पता कर लेंगे। बात कर लेते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम लोग बोलेंगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एच इक्वल्स टू के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एसिड और बेस दोनों है, इसलिए हम लोग दोनों का डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, क्या बोलेंगे, H इक्वल्स टू रूट ऑफ KH, और यहाँ पे दूसरा एक फॉर्मूला आएगा H इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ KW अपॉन KA इंटू KB, KA इंटू KB, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब इसके लिए पीएच का फॉर्मूला, पीएच इक्वल्स टू हाफ, क्या बोल देंगे हम लोग यहाँ पे, PKW प्लस PKA माइनस PKB। तो ये चारों सॉल्ट के लिए हमने क्या कर लिया, फॉर्मूला पता कर लिया, ठीक है, ये भी कॉपी कर लो। इसके बाद चैप्टर में बचा है सिर्फ बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और कॉमन आयन इफेक्ट। तुम्हारा चैप्टर क्या हो जाएगा, फटाक से रिवाइज हो गया। ठीक है, चलो लिख लिया इसको भी, तो रफ करते हैं हम लोग। ठीक है, कोई बता बफर सॉल्यूशन किसका फॉर्मूला किसने दिया था, उस फॉर्मूले के जो इक्वेशन है उसका नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है कोई, तो भेजो फटाफट। यस बेटा, सिर्फ के एच आएगा वो रूट में, क्योंकि हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट और वीक एसिड और वीक बेस के लिए काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे सिर्फ अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, के एच, और के एच का फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा था के डब्ल्यू इक्वल के डब्ल्यू अपॉन इंटू के बी, इसलिए मैंने नीचे
हाइड्रोलिसिस के लिए भी अलग से फिर से वो फॉर्मूला लिख दिया। तो आप लोग एक बार वैल्यू रख के भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब एक बार पूरा रख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको KH का वैल्यू क्या है, ऊपर का जो फॉर्मूला दिया हुआ था, तो उससे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, तो आपको वो वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब बात करते हैं बफर सोल्यूशन के लिए। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि बफर सोल्यूशन किसने दिया था, उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दो। ठीक है, बफर सोल्यूशन, ठीक है, क्यों नीड है, क्योंकि बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जो हम लोग के पीएच को चेंज होने में, चेंज, जब पीएच चेंज होता है उसको रोकने के लिए क्या करता है, काम करता है, मतलब विच इज स्टॉप द ड्रास्टिक चेंज ऑफ पीएच। ठीक है, तो ये ऐसा सोल्यूशन है। हमारे पास दो टाइप के बफर सोल्यूशन होते हैं, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है हम लोगों के पास बेसिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर के लिए हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, हेंडरसन नामक आदमी ने हम लोगों को ये फॉर्मूला दिया था एसिडिक बफर। अब एसिडिक बफर आने के लिए जो क्राइटेरिया होता है वो होता है वीक प्लस इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, विथ स्ट्रॉन्ग बेस। और इसके लिए जो पीएच की होती है वो होती है पीएच इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ठीक है, ये फॉर्मूला फॉर एसिडिक बफर। सेम फॉर्मूला फॉर बेसिक बफर ऑल्सो। अगर बेसिक बफर के लिए बात, बेसिक बफर के लिए अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, फॉर बेसिक बफर यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, वीक बेस एंड इट्स salt with strong acid, is salt with strong acid। अगर इसके लिए जो पीएच का फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, पीएच इक्वल्स टू PKB प्लस, ठीक है, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ क्योंकि एसिड है और यहाँ पे बेस है तो यहाँ पे बी आ जाएगा, प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, बेस। ठीक है, तो ये हम लोगों के पास फॉर एसिडिक बफर के लिए क्या, एसिडिक और बेसिक बफर के लिए क्या आ जाता है, फॉर्मूला आ जाता है। तो काफ़ी सिंपल होते हैं ये सब फॉर्मूलाज, जिसके बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच पता कर सकते हैं। इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इसको कॉपी कर लो। और कुछ फॉर्मूला जो तुम लोग याद आ रहा हो और मुझे जो याद नहीं आता होगा, सोचो जरा। अगर किसी को कुछ फॉर्मूला याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकता है। ठीक है, अगर बेस के लिए होगा तो यहाँ पे मैं POH भी लिख सकता हूँ, POH ही आना चाहिए, मैंने पीएच लिख दिया है। क्योंकि बेसिक के लिए बात करेंगे तो POH, और अगर एसिडिक बफर की बात करेंगे तो पीएच होता है। और अगर आपको बोल दिया कि बेसिक बफर का पीएच निकाल के देखा हो, तो अगर मैं यहाँ से POH निकालूंगा तो मेरे पास रिलेशन है PH प्लस POH
इक्वल्स टू 14, वहाँ से मैं ये रिलेशन यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो करेक्शन कर लो, जहाँ पे मैंने यहाँ पे पीएच लिखा था वहाँ पे क्या लिख दो, पीओएच लिख दो। इसलिए मैंने आपको पूछा कुछ याद आ रहा है क्या आपको? तो यहाँ तक हो गया सभी लोगों का? जहाँ तक किसी को कुछ डाउट? ठीक है, यहाँ तक शायद किसी को कुछ डाउट नहीं है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कुछ हलचल नहीं दिख रही है। चलो, ठीक है, एक और पर्टिकुलर कंसेप्ट हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या पढ़ लिया था? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम लोग किससे दिखाते हैं? केएसपी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? केएसपी से। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक रिएक्शन लिखता हूँ AXBY विच इज इक्विलिब्रियम विथ x, उसका स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट प्लस y प्लस और b, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस। तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A y प्लस रेस टू x। ठीक है, जो भी स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे वो किस में जाएंगे, पावर में चले जाएंगे, b x माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। तो आप लोगों को क्या करना है, ऐसे ही केएसपी हम लोग लिखते हैं, याद रखो। इसके बाद आपका एक टर्म था कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता था, जो भी हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे उस पर्टिकुलर कॉमन आयन में, उसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था वो क्या हो जाता था, सप्रेस हो जाता था इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फॉर एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट CH3COOH, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास एक वीक है। और अगर मैं ये ले लूँ CH3COONA, ये मेरे पास क्या, स्ट्रॉन्ग है। तो वीक एसिड और ये क्या हो गया, मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ध्यान दो, ठीक है, अब जब आप इस सोल्यूशन को देखोगे, अब अगर आप इस सोल्यूशन को ऑब्जर्व करो, CH3COOH ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो रहा है। इट विल प्रोड्यूस सोल्यूशन के अंदर CO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, अगर मैं बात कर लूँ, अब इस सोल्यूशन के अंदर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, सोल्यूशन बेचारा शांति बैठा हुआ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सोल्यूशन के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, CH3COONA। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या है कंसेप्ट, कि वो क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता है उस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर। अगर ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अब ध्यान दो, कॉमन आयन क्यों बोल रहे, कि सोल्यूशन के अंदर जो दो आयन्स है वो एक दूसरे के साथ क्या, कॉमन। अब देखो, ये जो कॉमन आयन प्रोड्यूस हुआ सोल्यूशन के अंदर, जिसकी वजह से इसकी इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि सोल्यूशन एक ही है। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब ध्यान दो कि जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी तरफ क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टेस प्रिंसिपल, जिस तरफ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा उस टाइम पे इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई तो रिएक्शन ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करेगा जहाँ पे वो वापस क्या कर ले, इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करने की कोशिश। तो ये जो CH3CO माइनस के आयन्स है, ये क्या करेंगे, H प्लस के साथ रिएक्ट करके वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएंगे। अब देखो, ऑलरेडी बेचारा ये इलेक्ट्रोलाइट था और ऑलरेडी बहुत ही कम डिसोसिएट हो रहा था। अब क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की आने की वजह से ये इससे रिएक्ट करके, H प्लस से रिएक्ट करके वापस क्या बना दे रहा है, एसिडिक एसिड बना दे रहा है। इसका ये मतलब है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को उसने सप्रेस कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल, ली चैटलियस प्रिंसिपल, आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। तो ये कॉपी कर लो फॉर्मूला, देन हम लोग अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। हमेशा याद रखना है, इन दी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है वो क्या होता है, सेपरेट हो जाता है इन कॉमन आयन में। तो हम लोगों ने पूरा चैप्टर क्या कर लिया, रिवाइज कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों को हाइड्रोलिसिस जो हम लोग किया है, बफर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं और पीएच के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर से, जेई नीट के एग्जाम में। तो आपको याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन हम लोगों को ज़्यादा क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखेंगे हम लोग कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा गया है, जिससे हम लोगों को एक क्लियर आइडिया क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं और हमारे न्यूमेरिकल्स की तरफ क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को डाउट नहीं होगा। कॉमन आयन इफेक्ट भी काफ़ी सिंपल है। ऐसा कोई है जिसको कॉमन आयन इफेक्ट नहीं समझ तो फटाक से पूछ सकता है वो, तो मैं फिर से समझा दूंगा। ठीक है, मतलब समझ गया, कोई कमेंट बॉक्स में हलचल नहीं है, तुम लोगों के मैसेज ही मुझे नहीं दिखाई देते। ठीक है, चलो, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पेन कॉपी सब लेके बैठ जाओ और सबसे पहला क्वेश्चन देखते। वी हैव टू सॉल्यूशन A and B each of 100 liter was made by dissolving 4 gram of NaOH and 9.8 gram of H2SO4, 9.8 gram of H2SO4 in water respectively. The pH of the solution, the pH of the resultant solution obtained by from mixing 40 liters of solution A and 10 liters of solution B is। ये हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख के डरो मत, इसका सोल्यूशन इससे इजी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोगों को पूछ लिया है इसने कि क्वेश्चन दिया हुआ है, उनके कुछ मासेस दिए गए हैं, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, पीएच बताओ, रिजल्टेंट पीएच बताना है। जब हम लोग क्या करेंगे, 40 लीटर ऑफ सोल्यूशन ए और 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन बी क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। सबसे पहले क्या करें, हम लोग इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को वन बाय वन रीड करते और समझने की कोशिश करते कि क्या दिया है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ों का हम लोगों को मतलब पता होना चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था 7 जैन को 2020 मॉर्निंग बैच को, और मैंने जैसे कहा कि 21 क्वेश्चन से लेकर 25th क्वेश्चन के बीच में ये आया था, मतलब इसके कोई ऑप्शन नहीं थे, हम ही को सॉल्व करना और हम ही को आंसर लिखना। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं मोल्स पता कर लेता हूँ।
मोल्स ऑफ NaOH निकलेगा, हमको 4 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 40, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0.1। तो एक चीज पता चल गई। यहाँ से मैं मोलारिटी भी पता कर सकता हूँ, मैं यहाँ से लिखता हूँ ताकि स्पेस यूज कर लूंगा। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन ए क्या हो जाएगा 0.1, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया, 100 का सोल्यूशन था तो कितना आ गया 10⁻⁻3। अब यहां से मुझे मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन बी भी मिल जाएगा। मोलारिटी ऑफ सोल्यूशन बी कितना 0.1/100 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3। इतनी चीजों का पता चल गया। अब क्या बोला मैं सोल्यूशन में कि 40 लीटर ऑफ सोल्यूशन ए है मेरे पास और 10 लीटर ऑफ सोल्यूशन क्या है बी है। तो यहाँ पे आगे लिखूंगा 40 लीटर ऑफ सोल्यूशन ए कंटेन्स, ठीक है, यहाँ पे कितना कंटेन करेगा वो मोल्स ऑफ NaOH इक्वल्स टू 40 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻²। यहाँ पे मुझे मोल्स ऑफ NaOH के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल गया। अब आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, आगे मैं यहाँ पे क्या बात कर लूंगा कि जो 10 लीटर का मेरा सोल्यूशन है, जो मेरे पास 10 लीटर का सोल्यूशन है, सोल्यूशन ऑफ बी कंटेन, ठीक है, क्या कंटेन कर लेगा मोल्स ऑफ H2SO4, तो कितना आ जाएगा मोल्स ऑफ H2SO4 10 इंटू 10⁻³ विच इज इक्वल्स टू 10⁻²। ये जो मोलरिटी ऑफ बी सोल्यूशन है वो किसका है H2SO4 का है। अभी आप सोचोगे कि 0.1 कैसे आया, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे 9.8 दिया था और H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी कितना होता है 98, इसलिए यहाँ पे 0.1 आया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 का नहीं निकाला था, डायरेक्टली क्या कर लिया यूज कर, तो आप यहाँ पे लिख लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 गिवन मास कितना है 9.8, मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, तो कितना हो जाएगा 0.1। यही 0.1 मैंने क्या किया हुआ यहाँ पे यूज किया हुआ। अब यहाँ पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्या हो गई मुझे पता चल गई, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे, स्लो स्लो सॉल्व कर रहा हूँ मैं। अब क्या करूँगा रिएक्शन लिखूंगा ये सब इंफॉर्मेशन के हिसाब से, क्योंकि हम लोग कुछ चीज़ों को मिक्स कर रहे थे, इसको रफ करता हूँ मैं। ठीक, अब देखो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास 2NaOH प्लस H2SO4 क्या देगा हम लोगों को Na2SO4 प्लस 2H2O। ये हम लोगों को रिएक्शन पता चल रहा है रिएक्शन क्वेश्चन से। अगर मैं बात करूँ इनिशियली, तो इनिशियली मेरे पास कितना परसेंट है 4 इंटू 10⁻², यहाँ पे कितना परसेंट है 10⁻²% है, ये कितना आएगा 0 और ये भी कितना होगा 0 होगा, ठीक है। और मैं अगर थोड़ा आफ्टर सम टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे कितना होगा 2 इंटू 10⁻², बराबर कितना हम लोगों के पास 2 इंटू 10⁻²। अब यहाँ पे कितना बचा 0 की पूरा का पूरा रिएक्ट होगा और यहाँ पे कितना प्रोड्यूस कर दिया 10⁻², और वाटर मॉलिक्यूल कितना प्रोड्यूस कर दिया 2 इंटू 10⁻²। ये मुझे पर्टिकुलर इस इक्वेशन को देख के क्या पता चला है, ये यहाँ पे क्या लिखूंगा एट स्टार्टिंग और एट एंड में बात करूंगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बात कर रहा हूँ। अब ये सारी चीजें हमारे पास आ गई है। अब मेरे पास यहाँ से दो चीजें पता चलती है कि टोटल वॉल्यूम है कितना 40 + 10, ठीक है,
टाइम पे तो पीएच पूछा है, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 50 लीटर। अभी 50 लीटर मेरे पास क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया। अब क्या करूंगा मैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कर लूंगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन कैसे पता करेंगे, देखो इसको रफ करते हैं। आप लोग लिखते रहिए 1 बाय 1 स्टेप अपने बुक में। मैं क्वेश्चन भी रफ कर देता हूँ, क्वेश्चन का नीड नहीं है अभी हम लोगों को। तो आगे बढ़ता हूँ सोल्यूशन में। मोल्स ऑफ OH माइनस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaOH इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻², 2 इंटू 10⁻²। अब ध्यान दो, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या होता है, मोल्स ऑफ OH माइनस अपॉन टोटल, which is equals to 2 into 10⁻² अपॉन 50, कितना आ जाएगा 4 into 10⁻⁴। यहाँ से मुझे OH माइनस पता चल गया। ठीक है, एक चीज़ हम लोग के पास पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁴, हम लोगों को पहले से पता है। तो यहाँ से मुझे क्या होगा, H प्लस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी होती है 10⁻⁴ ऑन 4 इंटू 10⁻⁴, विच इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁻11। अब यहाँ से मेरे पास पीएच निकालूँ मैं, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग टू द बेस 10 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10.6। जब ये वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 10.6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 10.6 उस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के लिए। काफ़ी सिंपल था। नंबर ऑफ मोल्स निकाला, मोलरिटी निकाला, इक्वेशन लिखा, क्या जा रहा है वो लिखा, टोटल वॉल्यूम पता किया, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन पता कर लिया और इस पूरे न्यूमेरिकल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया काफ़ी इजी तरीके से। इसका एक और तरीका भी है कि हम लोग क्या करें, सिर्फ फटाफट मोलरिटी निकाल लें और टोटल सोल्यूशन से क्या कर दे, माइनस कर दे, तो भी क्या आ जाएगा, हम लोगों को इक्वेशन आ जाएगा। अल्टरनेट मेथड भी देख लो इसका। इसका अल्टरनेट मेथड क्या है कि हम लोग क्या कर ले, मोलरिटी पता कर ले सब लोगों का। तो मोलरिटी हम लोगों को सब लोगों की पता है, मोलरिटी ऑफ H2SO4 9.8 98 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, मोलरिटी ऑफ NaOH विच इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 40 इंटू 100 विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3। दोनों का इक्वेशन मुझे 10⁻⁻, मेरे पास वॉल्यूम कितना दिया था 40, क्या करूँगा, इनकी मोलरिटी से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, -10 इंटू वाटर कितना प्रोड्यूस हुआ था 2, रिएक्टर से पता चल रहा था, अपॉन क्या कर दूंगा 50 विच इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा 20 अपॉन 50 इंटू 10⁻⁻3। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू 10⁻⁻3। इसको सॉल्व करके OH मिल गया। डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, POH निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, POH निकाल सकता हूँ। POH निकालने के बाद क्या करूँगा, PH प्लस POH का जो फॉर्मूला है उससे क्या करूँगा, आराम से निकालूंगा। इससे भी देखो मुझे आंसर 10.6 ही आएगा। अब देखो इसका अगर मुझे POH करना होगा तो इसका POH क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ 3.397 इसका POH होता है। अब हमारे जो PH वाले फॉर्मूला है उसमें क्या करो, लगा दो। हमारे पास क्या है PH का फॉर्मूला, PH POH इक्वल्स टू क्या आ गया 14। तो यहाँ पे मेरे पास PH जो वैल्यू बचेगा वो क्या बचेगा 10.6। तो हर जगह से जब भी मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, चाहे
ये यूज़ कर लूँ, चाहे इसके पहले जो आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, दोनों में आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम मिलेगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, वॉल्यूम इंटू मोलरिटी, और ये दो जो आया है वो वाटर मॉलिक्यूल का लिया हुआ है, जैसे आपने को रिएक्शन में मैंने दिखाया था, बाकी कुछ नहीं, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, 7 जैन इवनिंग का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं अभी। ये मॉर्निंग का सॉल्व कर लिया हमने, इवनिंग के लिए बात करते हैं। इवनिंग का आया था लगभग कुछ ऐसे ही आया था, इसी प्रकार से आया था। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास कि 3 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इसमें से आप में से कुछ बच्चे होंगे उस दिन देने के लिए, जिससे 7 जैन को था उनके लिए अच्छा है। एसिडिक एसिड इज added to 250 ml of 0.1 molar HCl and solution made up 500 ml। ठीक है, हमने क्या बोला कि 3 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड सोल्यूशन में कितना हो रहा है, 500 ml। अब इसी में से क्या करूंगा, 220 ml of this solution and half ml of 5 molar NaOH is added, the pH of solution is, क्वेश्चन लिख लो फटाफट। अब इसके भी ऑप्शंस क्या हमारे पास नहीं है। ठीक है, 3 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl एंड सोल्यूशन मेड कितना हो रहा है, 500 ml। उसमें से क्या कर रहा हूँ मैं, 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन और हाफ एम एल ऑफ 5 मोलर NaOH इज एडेड, देन द pH ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करता हूँ मैं, इस न्यूमेरिकल को रफ कर देता हूँ, सोल्यूशन लिखता हूँ। अब देखो, सबसे पहले क्या करता हूँ, मोलर मास ऑफ एसिडिक एसिड पता कर लेता हूँ। मोलर मास कितना होता है एसिडिक एसिड का, 60 ग्राम। किसका ले रहे हैं, एसिडिक एसिड, क्योंकि काम आने वाला। यहाँ से मैं नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड विच इज इक्वल्स टू, 3 ग्राम दिया था, 60 से डिवाइड कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 0.05 मोल, 0.05 मोल। ठीक है, इतना ही आएगा ना, 1/20 आता है, 1/20 मतलब 0.05 मोल, बराबर है 0.05 मोल। ठीक है, आगे बढ़ते क्या करता हूं मैं, मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इन 20 ml, मिलीमोल्स ऑफ कितना बोल रहा हूँ मैं, एसिडिक एसिड इन 20 ml। तो क्या करूँगा, जितना भी मुझे मिला हुआ है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 0.05 नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय 20,000, और नीचे कितना आ जाएगा, 500 का हम लोग का जो सोल्यूशन था वो, विच इज इक्वल्स टू 2 मिली मोल्स। ठीक है, ये हम लोगों को 2 मिली मोल्स इसका नंबर आ गया। अब मैं किसके लिए पता करूँगा,
आगे का मिली मोल्स भी पता कर लेते हैं। आगे हम लोगों के पास है मिली मोल्स ऑफ HCl इन 20 ml कितना हो जाएगा, 1 मिली मोल हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे पता करना होगा मिली मोल ऑफ NaOH कितना हो जाएगा, 2.5 मिली मोल। ठीक है, अब रिएक्शन जब चल रहा होगा NaOH बच गया होगा, तो मैं यहाँ पे मिली मोल्स ऑफ NaOH रिमेनिंग भी निकाल लेता हूँ। मिली मोल्स ऑफ NaOH remaining, this is equals to 2.5 minus 1 which is equals to 1.5 millimole। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब रिएक्शन लिखेंगे और इक्वेशन में पुट कर देंगे। इतना ही सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो, इसको रफ करके मैं आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता हूँ पूरा। तो सब मिली मोल्स मैंने पता कर लिया। रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, और यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ रिमेनिंग, ताकि आप लोगों को आगे समझ में आए। रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है, 2 मिलीमोल तो इसका था, रिमेनिंग 1.5 को मैं क्या ले सकता हूँ, 3/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्टिंग कितना है 0 और यहाँ पे कितना है 0। अब ध्यान दो, ये तो इतना ही रहेगा, ये तो इतना ही है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 3/2। अब जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है उसमें क्या करना है, वैल्यूज क्या करना है, पुट करना है। अब देखो pH इक्वल्स टू PA प्लस लॉग ऑफ, ठीक है 3/2 का तो सॉल्ट मिला, 3/2 का क्या है मेरे पास सॉल्ट है, और एसिड कितना बचता है 0.5 मेरे पास। तो एसिड 0.5 को कितना लिख सकता हूँ मैं, एसिड 0.5 को क्या लिख सकता हूँ, विच इज 1/2 क्या है, एसिड रिमेनिंग है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो pH इक्वल्स टू pKa प्लस log टू द बेस 10, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ 3 बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, log 3। अब ये जो वैल्यूज है कांस्टेंट की हम लोगों के पास इक्वेशन में दी हुई है। ठीक है, इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो हम लोगों के पास log 3 का जो वैल्यू दिया गया है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना उसके बाद। log 3 का जो वैल्यू है वो दिया हम लोगों को 0.4771। ठीक है, pKa का भी वैल्यू हम लोगों के पास दिया हुआ है, pKa का वैल्यू हम लोगों के पास दिया है 4.77। कितना दिया हुआ है 0.74। अब इसको ऐड कर दोगे तो pH क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और pH कितना आएगा 5.22। कितना आ जाएगा 5. काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे 0.5 कैसे हुआ, क्योंकि 1.5 था वो चले जा रहा था उसमें से, तो याद रखो। तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। 2 तो क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो 7 जैन को ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे गए थे मॉर्निंग और इवनिंग में। रफ करता हूँ इसको। थोड़े लेंदी थे पर इजी थे, कुछ इतना कैलकुलेशन नहीं था इसके अंदर। एक ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, कोई भी कर सकता था। द स्टैच्यूमेट्री
द स्टैचोमेट्री एंड solubility product of a salt with solubility curve given below। ठीक है, कर्व दिया हम लोगों को, उस कर्व से कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पता करनी है और उसके कुछ ऑप्शंस दिए गए, देख लेते हो वो कर्व क्या दिया हुआ है। एक ये कर्व है, यहाँ पे लिखा हुआ 3, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 1, यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ये कर्व दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा दूर तो नहीं बना दिया ना? नहीं, दूर नहीं, बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाई, ठीक है, कैपिटल है, और यहाँ पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। ये हम लोगों को ग्राफ से और पूछा, देखो क्या है, ए इक्वल्स टू एक्स टू वाई 2 इंटू 10⁻³ m³ सी पूछा है एक्स वाई 2, मैंने बी लिख दिया, एक्स वाई 2 इंटू 10⁻⁻6 m³, सी ऑप्शन एक्स वाई 2 4 इंटू 10⁻⁹ m³ and 4 xy2 into 1 into 10⁻⁹ m³। अब सब जगह 10⁻⁹ आया है, इसका मतलब है कि 10⁻³ इस ग्राफ में से हम लोगों को क्या करना, लेना, कहीं 10⁻³ क्या करना, लेना। अब ध्यान दो, मैं क्या करता हूँ, कुछ लाइंस को मिलाता हूँ। तो यहाँ से मुझे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 इंटू 10⁻³ और x का वैल्यू क्या मिलेगा, 10⁻⁻3। तो इक्वेशन क्या बन गया, xy2, क्या बन गया, xy2। मतलब ये पहले जो दो ऑप्शन है खत्म हो गए। जब ये x डिसोसिएट होंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, x प्लस एंड 2y माइनस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 2y माइनस क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब ध्यान दो, अगर मुझे इसका KSP लिखना होगा तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ y माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू मेरे पास 10⁻³ है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁹ m³। तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये होगा ऑप्शन सी। काफ़ी सिंपल सवाल था ये, कोई भी सॉल्व कर सकता था, सिर्फ ग्राफ से क्या करना था, वैल्यू देख के लेना था, बाकी कुछ नहीं। तो इसके सोल्यूशन लिख लो। ये पूछा था, ये भी बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 8 Jan 2020 मॉर्निंग बैच में। ठीक है, 8 Jan मॉर्निंग बैच 2020 में ये सवाल पूछे गए थे। ठीक है, लिख लिया। अब बात करते हैं 8 Jan इवनिंग बैच में जो क्वेश्चन आया था। एज सच देखो क्वेश्चन टफ नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला और उसको कैसे अप्लाई करना है और थोड़ा बहुत कंसेप्ट पता हो तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन इतना सिंपल पूछा गया था कि कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर सकता था। जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा वैसे ही आप मुझे ऑप्शन बता दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 8 जैन 2002 इवनिंग बैच में पूछा गया था। क्वेश्चन काफी आसान और काफी सिंपल। मार्कर, हाँ मार्कर मिल गया। क्वेश्चन देखोगे आप तो लिखा गया था कि वाइट phosphorus on reaction with concentrated NaOH solution in an inert atmosphere CO2 give phosphine कंपाउंड एक्स। एक्स मतलब हैलोजन नहीं है, बस कोई तो कंपाउंड है एक्स, ये जो वहां पे मिल रहा है। अब आगे क्वेश्चन उसने क्या बना दिया देखो, एक्स ऑन acidification with HCl give the basicity of। अब सिंपल सा देखो, फॉस्फोरस रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ, क्या प्रोड्यूस करेगा, फॉस्फिन प्रोड्यूस करेगा और कंपाउंड एक्स प्रोड्यूस करेगा। अब सबसे बड़ा यहाँ पे दिक्कत ये कि कंपाउंड एक्स होगा क्या, तो हमको रिएक्शन पता होना चाहिए इसके लिए। देखो P4 रिएक्ट कर रहा है NaOH के, इट विल प्रोड्यूस फॉस्फिन प्लस NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फिन। ठीक है, अब ये रिएक्ट होता है और यही तुम्हारा कंपाउंड एक्स है ना, ये रिएक्ट होगा किसके साथ, HCl के साथ, एसिडिफिकेशन, इट प्रोड्यूस H3PO2 प्लस NaCO। और ये H3PO2 का क्या पूछा है, बेसिसिटी पूछा हुआ। ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन ए था 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी था 1 एंड ऑप्शन था 4। मुझे बताओ कि इसमें से जो बेसिसिटी निकल के आएगी वो कितनी आएगी। सिंपल सी बात है, अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप फटाक से बता दोगे। आप अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ, फॉस्फोरस हमारा सेंट्रल एलिमेंट है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा, ठीक है, एक H के साथ होगा, दूसरा H के साथ होगा और तीसरा एक H के साथ होगा। फॉस्फोरस ने यहाँ पे 5 बॉन्ड बना लिए। अब ध्यान दो, बेसिसिटी पूछा, मतलब ये एक ही OH क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसकी बेसिसिटी भी कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि ये जो H3PO2 का सोल्यूशन है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक OH माइनस आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी बेसिसिटी भी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन के नाम कितने बड़े बड़े थे और दर्शन देखो कितने छोटे क्वेश्चन के। काफी सिंपल क्वेश्चन, 8-10 इवनिंग का क्वेश्चन देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। कॉपी कर लो इसको।
ठीक है, तो हम लोग का 7th और 8th जैन का हो गया। अब बात करते हैं हम 9th जैन पे। ठीक है, 9th जैन के क्वेश्चन पे बात करते हैं। 9th जैन का क्वेश्चन काफी सिंपल, सिर्फ 7th वाले लोगों को थोड़ा सा टफ आया था। द KSP for the following dissociation is 1.6 into 10 raised to -5। एक रिएक्शन लिख के दिया हुआ है, PbCl2 क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है Pb+2 एंड 2Cl माइनस में। क्वेश्चन पूछा गया है 9th जैन 2020 मॉर्निंग बैच में। क्वेश्चन अभी भी अधूरा है, पूरा कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ 9th जैन जेई मेंस में पूछा। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। क्वेश्चन पूछा है which of the following choice is for a mixture of 300 ml 0.134 मोलार 0.134 मोलार PbNO3 twice and 100 ml 0.5 मोलार NaCl। ठीक है, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन कितना भी बड़ा होने दो, उसका आंसर हमको पता है कितना भी छोटा हो सकता है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए थे। 9th और 8th जैन वाले बच्चे बहुत लकी थे, इनको ऑप्शन दिया गया था, बट 7th जैन वाले बेचारे अनलकी थे जिनको ऑप्शन नहीं दिया गया था। तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। Q इक्वल्स टू KSP। Q होता है हम लोगों का रिएक्शन क्वेश्चन, हम लोगों को पता होना चाहिए। B होता है हम लोगों का Q इज ग्रेटर देन KSP। ऑप्शन सी है हम लोगों के पास नॉट इनफ डाटा। अच्छा ऑप्शन लगता है मुझे ये वाला। एंड ऑप्शन 4 है हम लोगों के पास Q इज लेस देन KSP। ठीक है, बच्चे चाहते हैं कि ये बार बार यही आंसर है, बट ऐसा होता नहीं है, आपको सॉल्व करना ही होता है। कुछ नहीं करना है, सब वैल्यूज हम लोगों को इक्वेशन के अंदर दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन लिख लिया तो मैं ऑप्शन को रफ कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए और सोल्यूशन लिखता हूँ डायरेक्टली। आप यहाँ से दो वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या डायरेक्टली सॉल्व कर लो, क्योंकि रिएक्शन क्वेश्चन भी क्या होता है, विच इज डायरेक्टली हम लोग किसको लिखते हैं, प्रोडक्ट को ही लिखते हैं। ठीक है, KSP जैसा ये भी काम करता है। सीधा सीधा लिखूंगा, मेरे पास यहाँ पे 300 ml Pb+2 दिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.134 बराबर, क्योंकि ये देखो यहाँ पे PbNO3 दिया था तो उसके लिए भी 300 ही यूज होगा, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 400, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा टोटल वॉल्यूम 400, क्योंकि 300 और ये कितना हो गया 400 इंटू 100 इंटू Cl माइनस का कितना दिया हुआ है हम लोगों को, जो हम लोगों को कहाँ से मिल जाएगा NaCl से, विच इज इक्वल्स टू 0.4 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा 400 और क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा बराबर, क्योंकि आप देखोगे तो PbNO3 डिसोसिएट होगा तो भी क्या प्रोड्यूस करेगा Pb+2, NaCl डिसोसिएट होगा क्या प्रोड्यूस करेगा
Na प्लस और Cl माइनस, तो हम लोग वो वैल्यूज यूज करने वाले हैं, विच इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0.314 अपॉन 4 इंटू 0.1 इंटू 2, तो यहाँ से मुझे आंसर मिलेगा 1.055 विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3। अब हमारे पास KSP का वैल्यू दिया हुआ था, बराबर। KSP का वैल्यू कितना था हमारे पास, विच इज 1.6 और ये 1.005, तो इसमें से कौन सा वैल्यू किसका बड़ा है, तो हम लोग को यहाँ से रिलेशन पता चल रहा है, Q इज ग्रेटर देन KSP। यहाँ पे 10⁻³ है, यहाँ पे 10⁻⁵ है, तो ऑब्वियसली Q इज ग्रेटर देन KSP। यही रिलेशन यहाँ से निकल के आया। सिर्फ वैल्यूज पता करना था Q का, ऑलरेडी ये सब वैल्यूज हम लोगों को दिए गए थे और आपको सॉल्व करना है और आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। काफ़ी सिंपल। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है, मॉर्निंग बैच हो गया, 9 जैन का है ये क्वेश्चन मॉर्निंग बैच का। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे 9 जैन को, ठीक है, क्योंकि शुरुआत 7 जैन से हुआ था। 7 जैन को दोनों क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे, क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे आप लोगों के पास। बाकी 8 जैन को भी क्वेश्चन सिंपल, 9 जैन को तो देखो इतना सिंपल क्वेश्चन आया। इवनिंग बैच में देखते हैं कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। होप सो इवनिंग बैच में भी अच्छा क्वेश्चन आया हो। ओह वाह, यह क्वेश्चन है अपने पास, मस्त क्वेश्चन है। देखो द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CrOH thrice at 298 Kelvin is 6.0 into 10⁻⁻31. The concentration of hydroxide in saturated solution of CrOH thrice will be, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया आपने लोगों और इसके ऑप्शंस दे दिए इसने, ठीक है। ऑप्शन रहे ना रहे हमको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको आता है सॉल्व करने के लिए, इतना मैं समझ के चलता हूँ। 2.2 इंटू 10⁻⁻31 1/4। ऑप्शन सेकेंड हम लोगों के पास 18 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1/2। ऑप्शन थ्री है 4.86 इंटू 10⁻⁻29 1/4। और ऑप्शन फोर्थ है 18 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 1/4। ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास दी गई है। सोल्यूशन काफ़ी सिंपल, ठीक है। हमको क्या पूछा है कि हाइड्रोक्साइड माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या करना है, पता करना है। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, CrOH3 जब भी डिसोसिएट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, Cr+3 और 3OH माइनस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। इसका यहाँ पे S और यहाँ पे क्या दिखाई देगा, मुझे 3S दिखाई देगा। तो यहाँ से मुझे KSP मिल जाएगा। KSP क्या होगा, S इंटू 3S क्यूब, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला मैंने KSP का पहले ही बताया होगा। तो यहाँ से KSP का वैल्यू क्या मिल गया, 27S⁴। बट अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो मेरे को सॉल्युबिलिटी के लिए बरोबर से दिया गया है, तो KSP का मेरे को पहले से ही वैल्यूज पता है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, KSP का वैल्यू कितना दिया है मेरे पास, 6 इंटू 10⁻⁻31
31 which is equals to 27s raised to 4। ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे आगे। यहाँ से s का वैल्यू क्या दिखाई देगा, 6/27 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 रेस टू 1/4 रेस टू 1/4। अब कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखो कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्युबिलिटी और कितने आयंस प्रोड्यूस किए। तो 3 तो आयंस प्रोड्यूस किए और सॉल्युबिलिटी कितनी आ गई s। ये वैल्यूज क्या करना रखना है। अब जैसे ये वैल्यूज रखो तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, ये 5 नहीं है s है, ठीक है s। तो आप जैसे ही यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का वैल्यू रखोगे तो सॉल्युबिलिटी का वैल्यू क्या है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी का वैल्यू जो आया है तो यहाँ पे 3 इंटू 6/27 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 रेस टू 1/4। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा 18 इंटू 10 रेस टू माइनस 31 रेस टू 1/4। तो ये आपका 9 इवनिंग बैच का क्वेश्चन, जो कि और भी सिंपल। तो देखो 7th जैन में एक भी और था हम लोगों के पास, यहाँ 8th जैन और 9th जैन के दोनों सेशन में हम लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल थे और दोनों ही क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल तरीके से क्या किए गए थे, पूछे गए थे। चैप्टर में ज़्यादा करके सॉल्युबिलिटी और पीएच और हेंडरसन इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व किया था, उसी के ऊपर क्या करना है, ज़्यादा स्ट्राइक देके पढ़ना, तो आपका इजीली पेपर क्या